तो जो पहली न्यूज है उसमें हमको ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट referred the challenge of electoral bond scheme to a constitution bench. The case has been pending in Supreme Court since 8 years. मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से एक याचिका डली हुई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी स्कीम है उस स्कीम को चैलेंज कर रखा है, या फिर उस पूरी स्कीम के अगेंस्ट में एक याचिका डाली गई है। अब वो याचिका लगभग 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसेस वगैरह थी अल्टीमेटली सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो संवैधानिक बेंच या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, जिसमें कम से कम 5 जजेस जो हैं बैठकर फैसला देते हैं, और ज्यादा जजेस, इसके अलावा जितने हो सके उतने जजेस आप रख सकते हो, बट मिनिमम 5 जजेस रखे जाते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है ये मसला रेफर कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, और दूसरा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मगर इसको चैलेंज क्यों किया गया है पहले उसके ग्राउंड्स को देख लेते हैं। तो ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग द एक्ट, it facilitates the anonymous donation to political parties, thus violating the rights of citizens to information about funding of political parties. मतलब ये कि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, जिसके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स का जो पूरा एक्ट या कानून है, इसकी मदद से अब हो ये रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दान देना चाहता है या चंदा देना चाहता है तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर दे सकता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं पैसा दे रहा वो पता नहीं चलेगा, वो अपनी पहचान जो है छुपा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने या फिर जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है उन्होंने ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिक लाइफ का हिस्सा हैं। पब्लिक लाइफ में रहते हुए आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जीतने के बाद में आप जो है सरकार बना रहे हो और पूरा देश वगैरह चला रहे हो या राज्य चला रहे हो, जनता के लिए जो है काम कर रहे हो और जनता के द्वारा आप चुनकर जो है पावर में आते हो, तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि आपको फंडिंग कहां से आ रही है। और क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इसके चलते आपकी कौन फंडिंग कर रहा है कौन फंडिंग नहीं कर रहा वो अपनी पहचान छुपा सकता है। तो एक तरीके से नागरिकों का जो ये जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसका वायलेशन होता है। अब इसी के चलते, इसी में दूसरा पॉइंट ये जोड़ा गया है कि इसके चलते करप्शन जो है वो भी प्रमोट हो रहा है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट, बोथ दीज इश्यूज कंसर्न्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 19, 14 एंड 21। तो आपका जो एक तो जानने का अधिकार हो गया और भी इससे रिलेटेड जो चीजें हो गई, अगर आप इनको फंडामेंटल राइट्स में जाके अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर देखो तो याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन होता है अगर ये जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है इसके चलते एनोनिमस नेचर इसका बना के रखा जाए डोनेशंस का, और ये पता ना चले कि डोनेशन कौन कर रहा है। तो इन 3 ग्राउंड्स के आधार पर इस याचिका को चैलेंज किया गया, इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था इस याचिका में। और लगभग 8 साल हो गए, 2017 के आसपास में ये बॉन्ड की स्कीम आई थी और उसी वक्त इसको चैलेंज किया गया था, तो तब से लेके अभी तक में काफी वक्त निकल गया है एंड इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यह मसला रिफर कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें मिनिमम सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा जजेस होते हैं, अब ये लोग इसके ऊपर जो भी सुनवाई करनी है करके फिर फैसला देंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये जो न्यूज है एज सच अपने बहुत ज्यादा काम की नहीं है, मगर इस न्यूज में जो जिस पर्टिकुलर चीज का जिक्र आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये हमारे लिए बहुत काम की है। जैसा कि आपको पता है 2024 में जनरल इलेक्शंस होने हैं। भारत के जो सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो है वो 2024 में होने वाले हैं। अब 2024 में जो ये इलेक्शन होने हैं उसके पहले अगर ये मुद्दा गर्मा गया है तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभी लाइमलाइट में रहने वाला है। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होंगे, खूब राजनीति खेली जाएगी और 10 तरीके की चीजें होंगी। इस टाइम पीरियड में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला दे दिया, चाहे वो पॉजिटिव फैसला देते हैं चाहे वो नेगेटिव फैसला दें, यानी कि वो इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अपहेल्ड करें, वो बोलें कि स्कीम बिल्कुल ठीक है, तो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका एडवांटेज लेगी और राजनीति करेगी। और अगर वो इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को गलत साबित कर देते हैं, वो बोलते हैं कि स्कीम ठीक नहीं है और पूरी तरह इस एक्ट को खत्म कर देते हैं, या फिर अगर इसमें कुछ बदलाव करते हैं, तो भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज इसका फायदा उठाएंगी और इसके बेसिस पर राजनीति करेंगी। तो पॉइंट यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने वाले वक्त में काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, इसलिए एक बर्निंग इशू बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है और हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्यों न्यूज में है वो हमने देख लिया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चले, तो ये हमने देख लिया कि न्यूज क्या है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और इसके बारे में पूरी बातचीत प्लस इस पे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन कैन डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते
हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, कागज का एक टुकड़ा कह लीजिए, एक इस तरीके का मैकेनिज्म कह लीजिए, जिसकी मदद से हम लोग या कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकता है। Only political parties registered under the Representation of People Act 1951 and which secured not less than 1% of votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly of the state are eligible to receive electoral bonds. मतलब यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको खरीदना है, आप खरीद के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति ये चंदा दे सकता है, मगर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये चंदा दिया भी नहीं जा सकता। किन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चंदा दिया जा सकता है? सिर्फ उन राजनीतिक दलों को या फिर सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप ये चंदा दे सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड हैं, पहली शर्त। और दूसरा क्या, जिनको या तो अभी रिसेंट में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें या फिर जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें कम से कम 1% वोट मिला। मतलब यह कि लेट्स से आज की तारीख में मैं एक पार्टी है उसको चंदा देने जा रहा हूं, अब आज से जस्ट पहले यानी कि आज की तारीख है, इससे पहले जो आखिरी आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ है या फिर जिस पर्टिकुलर राज्य में ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है वहां पे जो भी आखिरी स्टेट का इलेक्शन हुआ है उसमें जो भी वोटिंग हुई थी उसका कम से कम 1% वोट इनको मिलना चाहिए। 1% वोट का मतलब क्या, सपोज कर लीजिए कि आपके 1000 वोट्स पड़े थे टोटल इलेक्शन में, इसका 1% बनता है 10 वोट। मतलब जीते हो हारे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके कैंडिडेट्स को कम से कम 1000 में से 10 वोट मिलना जरूरी है। या फिर जितनी भी वैलिड वोटिंग हुई थी उसका कम से कम 1% वोट जो है आपकी पार्टी को मिला हो। सारे कैंडिडेट्स के टोटल वोट मिला के आपको 1% वोट मिला हो, बट इतना कम से कम होना जरूरी है, तभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता। तो याद रखना है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, एक तरीके का मैकेनिज्म है, कागज का एक टुकड़ा है, आप एक बैंक से खरीदते हो, कुछ पैसे देते हो और उसके बाद में ये टुकड़ा जो है या फिर ये जो भी आपका बॉन्ड है या फिर ये जो मैकेनिज्म है, इसको आप जिसको भी डोनेशन देना चाहो उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम आप ट्रांसफर कर सकते हो। वो पॉलिटिकल पार्टी फिर ये बैंक में जमा करेगी और उसको फिर पैसा मिल जाएगा और इस तरीके से उनकी फंडिंग हो जाती है। इन द मीन टाइम आपका नाम जो है पूरी तरीके से एनोनिमस रखा जाता है, आपका कि कौन आप हैं, कहां रहते हैं, क्या धंधा पानी करते हैं, इस बातों का कोई जिक्र नहीं किया जाता। तो आप एनोनिमस रहते हैं, बट इसकी मदद से आप पैसा दे सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है ये भी नहीं कि राह चलते किसी व्यक्ति ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसको भी पैसा दे दो। सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड है और आखिरी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ था उसमें या फिर जो राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें उसका जो इलेक्शन हुआ था, या तो दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक में जो भी वोटिंग हुई थी उसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कुल मिलाकर कम से कम 1% वोट मिला हो, तभी आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन या चंदा दिया जा सकता है। The bonds which are sold in multiples of the bonds which are sold in multiples of rupees 1000, rupees 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore can be bought from authorized branches of State Bank of India via check or digital mechanism. Cash is not allowed. The donor can then give this bond to the parties of their choice. The political parties can choose to encash such bonds within 15 days of receiving them and fund their electoral expenses. Electoral bonds can be bought only during a specific window of time. तो पहली बात तो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब आपको कैसे मिलते हैं। सबसे छोटा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 1000 रुपए का मिलता है और बाकी भी बॉन्ड्स जो है इसके मल्टीपल में मिलते हैं, यानी इसके मल्टीपल ऑफ टेंस में मिलते हैं, यानी कि इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाएगा, एक और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख हो जाएगा। इस तरीके से इस मल्टीपल में आप बढ़ाते जाओ तो 1 करोड़ या इस तरीके से जो है आपको 1 करोड़ तक के इस तरीके के आपको ये बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं। मगर इस कल को आप ये सोचो कि 1000 या 1500 रुपए का आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो वो नहीं मिलेगा, 1000 रुपए का मिलेगा या फिर 10,000 रुपए का मिलेगा। अब उसके बीच में आप 7,000 रुपए का आप 7,400 का बॉन्ड लेना चाहते हो, 8,600 का बॉन्ड लेना चाहते हो तो ऐसे नहीं मिलते। मल्टीपल ऑफ 10 में जो है आपको ये बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में आपको ये बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। अब हर कहीं पे भी मिल जाए ऐसा भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ऑथराइज्ड ब्रांचेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस में आपको ये जो डिजिटल ये जो आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये मिलते हैं। इनको भी आपको जो खरीदना है तो इसके लिए या तो आपको चेक देना पड़ेगा या फिर आप डिजिटल मैकेनिज्म यूपीआई की मदद से, आरटीजीएस या इस तरीके के जो भी डिजिटल मैकेनिज्म है उसकी मदद से पैसा जमा करके आप ये बॉन्ड खरीद सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश देकर ये बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता, ये सवाल बन सकता है।
कैश देकर आप सोचो कि 1 करोड़ रुपए आप बैंक में लेकर जाओ, कैशियर को 1 करोड़ रुपए पकड़ाओ, ये बोलो कि भाई आप मेरा नाम पता और ये सारी चीजें मत पूछो, एनोनिमस क्योंकि मैं रह सकता हूं, ये 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया जो भी कैश पकड़ो और बॉन्ड दे दो और उसके बाद में मैं खरीद लूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, कैश देकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे जा सकते। कम से कम आपकी कुछ आइडेंटिटीज बैंक वालों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन आया था कौन नहीं आया था। इस तरीके से भली वो बाद में जिक्र नहीं आएगा कहीं पे भी कि भाई किसने किसको दान दिया और कितना दान दिया, किसको कितना डोनेशन मिला, मगर फिर भी ये भी नहीं हो सकता ना कि कोई आदमी अब ब्लैक मनी लाके लगाना शुरू कर दे। तो इसलिए यहां पर आपको या तो चेक देना पड़ेगा या फिर डिजिटल मैकेनिज्म की मदद से आप एसबीआई की जो भी ऑथराइज ब्रांचेस हैं जहां पर ये बॉन्ड्स वगैरह बिक रहा है वहां पर जाइए और वहां पे खरीद लीजिए। कैश अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब यहां से डोनर ने अपना जो भी डिजिटल मैकेनिज्म या चेक वगैरह से जितना भी 1000, 2000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ जितने का भी बॉन्ड खरीदना है खरीदा, और वो बॉन्ड ले जाकर उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जिसको वो देना चाहता है, जिसको वो चंदा देना चाहता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जिस भी दिन इसको बॉन्ड मिला है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जाकर इस बॉन्ड को जो है इनकैश करवा सकती है, अपना बैंक में दिखाएगी, तो बैंक वाले फिर अल्टीमेटली जो भी उनका मैकेनिज्म होता है उसकी मदद से जितने रुपए का वो बॉन्ड होगा उतने पैसे इस इलेक्टोरल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे डोनेशन होता है। अब एक बात और याद रखनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड साल भर या 12 महीने नहीं बिकते या 365 दिन नहीं बिकते। जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उसके कुछ टाइम पीरियड के पहले एक विंडो होती है, उस टाइम पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री शुरू होती है और उस टाइम पीरियड में अगर कोई डोनर चाहे तो वहां से जाके फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर उसकी मदद से डोनेशन दे सकता है। तो ये याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, अब वो रख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि 2 साल बाद इलेक्शन आएगा और उसमें इस्तेमाल करेंगे तब पैसा निकलवाएंगे, ऐसा नहीं होता। जिस भी दिन आपको बॉन्ड मिला है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस भी दिन आपने बॉन्ड रिसीव किया उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी मदद से जो है आप उसको इनकैश कराना होता है और उसके बाद फिर उसकी मदद से फिर आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स 12 महीने या 365 दिन नहीं बिकते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक सर्टेन विंडो है, जैसे 2024 में इलेक्शन होना है गर्मियों में, तो हो सकता है फरवरी के आसपास से या जनवरी के आसपास से इलेक्शन कमीशन बोले कि भाई एसबीआई की इन ब्रांचेस में इन राज्यों में यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिकेंगे, ये जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। इस तरीके से वो एक विंडो दे सकते हैं। उस टाइम पीरियड में अब जो भी आपका बंदा जाएगा जिसको भी देना है वो अपना बॉन्ड खरीद के फिर ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो करेगा और इसकी मदद से फिर आपको पैसा मिलेगा। अब जो भी उनकी विंडो है अगर वो बंद हो गई, वो टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन जो है जिसमें आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आप जब वो ड्यूरेशन अगर खत्म हो गया उसके बाद अगर आप लेने जाओगे तो फिर ऑथराइज ब्रांचेस में भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं बिकते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसको आखिर शुरू क्यों किया गया था, ये पूरी की पूरी व्यवस्था लाई क्यों गई थी, कब लाई गई थी और क्या लॉजिक या किन बातों को ध्यान में रखकर लाई गई थी, उस पर थोड़ा बात करते हैं। व्हेन वेर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस एंड व्हाई, तो इसका जवाब यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये पूरी व्यवस्था 2017 का जो बजट था उसमें लेकर आई गई थी और सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो नई स्कीम है इसको 2017 में लॉन्च किया था। इसके पीछे सरकार ने लॉजिक ये दिया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल फंडिंग इन इंडिया। तो पहला लॉजिक ये था इनका कि अब सामने वाला बैंक में जाएगा, कम से कम बैंक वाले को तो पता है कि कौन जो है व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है और कौन जो व्यक्ति है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। बैंक वालों को कम से कम ये तो पता रहेगा कि भाई इसकी हैसियत है या नहीं। पता चला कि कोई एक सामान्य आदमी है जो महीने के जो है 10,000 रुपए कमाता है या फिर महीने के 20,000 रुपए कमाता है, एक दिन वो आया और उसने बोला कि मैं तो साहब 50 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा, कैश वगैरह में ये चेक पकड़ो और मुझे दे दो, तो कम से कम बैंक वालों को एक घंटी तो बजेगी, पता तो रहेगा कि यार इस व्यक्ति की इतनी हैसियत है भी कि नहीं है, क्योंकि बैंकिंग आप पता तो कर ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर करप्शन का पैसा इस तरीके से अंदर आ रहा होगा तो उसको फ्लैग किया जा सकता है, जो भी कंसर्न आपकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनको बताया जा सकता है एक अंदाजा। और क्योंकि कैश वगैरह यहाँ पे बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अगर ऑनलाइन मैकेनिज्म की मदद से पैसे देने हैं, अगर चेक काटना है या कुछ करना है तो किसी एक आदमी के अकाउंट से किसी दूसरे आदमी के या किसी एक आदमी के अकाउंट से किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ब्लैक मनी नहीं लाया जा सकता और एक ट्रांसपेरेंसी कम से कम बैंक वालों के लेवल पर बनी रहेगी, उनको पता रहेगा एटलीस्ट कि कौन जो है पैसा दे रहा है, कैसा पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है। तो बेसिक
आइडिया यही था कि ब्लैक मनी फ्लश आउट हो जाएगा, कोई भी आदमी अनऑथराइज पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि कैश बिल्कुल बंद करवा दिया है, और इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा, एनोनिमिटी। द प्रोसेस इंश्योर्स दैट द नेम ऑफ द डोनर रिमेन्स एनोनिमस। अब भले ही बैंकिंग में आप बैंकिंग जो आपकी ब्रांच है जहां पे आप जाके ये बॉन्ड खरीद रहे हो, उन लोगों के पास में पूरा डाटा रहता है, बट कानून में ये लिखा गया था कि सरकार इस डाटा में जो भी व्यक्तियों के नाम है उनको रिवील नहीं करेगी या फिर पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब अगर सामने वाले का नाम पब्लिक नहीं हो रहा, सपोज कर लीजिए कि कोई एक बड़ा अगर करोड़पति किस्म का बिजनेसमैन है, उसने एक पार्टी को जो है 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब दूसरी पार्टी को या तो चंदा देने से मना कर दिया या फिर ये बोला कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आप तो एक काम करो 5 लाख या 10 लाख रुपए ले लो, बात खत्म हो गई। कल को अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के तहत में अगर आपका जो चंदा या फिर जो फंडिंग है, अगर वो पब्लिक हो जाए और वो आपकी जो विपक्षी पार्टी है उसे पता चल जाए कि भैया इन्होंने जो दूसरी रूलिंग पार्टी थी या जो भी इसकी दूसरी पार्टी थी उसको 1 करोड़ रुपए दिए थे और हमें 5 लाख या 10 लाख दिए थे, तो वो अपने मन में ग्रजेस लेके बैठी रहेगी। कल को अगर वो पावर में आ गई तो फिर वो बिजनेसमैन के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको परेशान कर सकती है, प्रताड़ित कर सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, भले ही आपके बैंकिंग लेवल पर सामने वाले को पता हो कि किसने बॉन्ड्स लिए हैं, किसने बॉन्ड्स नहीं लिए हैं, वगैरह वगैरह, एंड बट ये सारा का सारा जो डाटा है इसको कभी पब्लिक नहीं किया जाएगा, तो डोनर जो है वो एनोनिमस रह सकता है और अपनी मनपसंद जो भी पार्टी है उसको बिना डरे, बिना कि इस बात की परवाह किए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, वो फंडिंग या डोनेशन कर सकता है। तीसरा, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म से फंडिंग बहुत आसान हो जाती है। एक सामान्य आदमी भी चाहे तो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टी, अब जो भी उसकी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है उसको जाकर वो बॉन्ड दे दे और वो लोग उसको कैश करा लें। बड़ा इजी तरीका है, पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, और इसकी मदद से एक सामान्य आदमी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में अपना डोनेशन वगैरह दे सकता है और अपनी जो भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो भी फेवरेट विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार में एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इलेक्टोरल बॉन्ड की ये पूरी की पूरी जो स्कीम है उसको लेकर आया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्कीम अगर इतने अच्छे अच्छे इंटेंशंस के साथ में लाई गई थी तो फिर इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? व्हाई इलेक्टोरल बॉन्ड अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म? तो इसका जवाब यह है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था वही या जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसके चलते इसको लाया गया था, उसी को आधार बनाकर जो है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और लॉजिक ये दिया गया था कि आप अगर एनोनिमस रहोगे, एनोनिमिटी अगर रहेगी तो किसी भी व्यक्ति की विच हंटिंग नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति जो डोनेशन वगैरह दे रहा है, इस तरीके की चीजें कर रहा है, उसको कोई बाद में प्रताड़ित नहीं कर सकता। ये एनोनिमस रहोगे तो इस तरीके की चीजें। मगर इस पूरे के पूरे स्कीम का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो एनोनिमिटी के ऊपर ही है, यानी कि आपकी जो गोपनीयता इसमें रखी गई है डोनर वगैरह को लेकर, उस पे उसकी उसके ही चलते इस पूरी की पूरी स्कीम को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। Critics argue that the anonymity of electoral bond is only for the broader public and opposition parties. Selling the bond via government-owned banks leaves the door open for the government to know about exactly who is funding its opponents. तो जितने भी इसके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ठीक है, आपने ये बोला कि एनोनिमिटी बनी रहेगी, किसी को पब्लिक लाइफ में पता नहीं चलेगा कि भाई किसने जो है बॉन्ड खरीदा है और किसने जो है किसको जो है डोनेशन दिया है, तो किसी तरीके की विच हंटिंग नहीं होगी। अब क्रिटिक्स का या आलोचकों का कहना यह है कि आपके बड़े तौर पर अगर जनता की या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, उनके लिए तो बात लागू होती है। अगर आप अपोजिशन में बैठे हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको कि आपकी विरोधियों को किसने कितनी फंडिंग करी है, या फिर अगर दोनों को करिए तो आपको ज्यादा करिए या उसको ज्यादा करिए, किसको कम करिए, वगैरह वगैरह, जनता को भी पता नहीं चलेगा। मगर पॉइंट यह है इन लोगों का कि भाई आप एसबीआई के थ्रू ये सारे के सारे बॉन्ड्स वगैरह बिकवा रहे हो। एसबीआई क्या है? एसबीआई जो है वो एक आपका सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक है यानी कि सरकार के अधीन आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर कल को प्राइम मिनिस्टर फोन करें और ये बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन या सीनियर अफसर को कि भैया किस किस ने किसकी फंडिंग करी है, मुझे जरा रिपोर्ट ला कर दो। कानून में क्या लिखा हुआ है वो बात की बात है, मगर तुम तो मुझे ला कर दो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एसबीआई के किसी अफसर के पास में पीएम का फोन आ जाए या किसी बड़े मिनिस्टर या मंत्री का या इस तरीके के इन्फ्लुएंशियल पर्सन का फोन आ जाए तो वो मना कर देगा इन्फॉर्मेशन देने से। तो क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए आप थ्योरेटिकली कह सकते हो कि सबके लिए जो है एनोनिमस रहेगी, बट सरकार की एक एजेंसी अगर ये सारा डाटा इकट्ठा कर रही है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को फिर मना कर दे या डाटा देने से, अगर सरकार मांगती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार को पता चल जाएगा कि उसके अपोनेंट्स को कौन फंडिंग कर रहा है और किस अगर दोनों को अगर फंडिंग हो रही है तो कौन ज्यादा फंडिंग कर रहा है, कौन कम फंडिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह, और बाकी सारी इसकी आगे फिर जो है 10 चीजें हो सकती हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिसके चलते इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है वो है प्राइवेसी।
प्राइवेसी ऑफ द डोनर इज कॉम्प्रोमाइज एज द बैंक विल नो द आइडेंटिटी, नो देयर आइडेंटिटी। तो आप भले ही कितनी बात कर लो कि भैया प्राइवेसी रहेगी और ये रहेगी वो रहेगी, मगर हमने देख लिया कि एक सरकारी बैंक अल्टीमेटली अपने मालिक को मना नहीं कर सकता, सरकार को मना नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन के लिए। और इस बैंक को पता है कि किसने जो है जमा किया था, कि कहां से जमा किया था, चेक दिया था या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से दिया था, वगैरह वगैरह। तो इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास में भी जा सकती है, या जा भी रही हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है एक इंडिविजुअल की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और इसके चलते आर्टिकल 21 में आपका जो राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, राइट टू लाइफ के तहत में, वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो रहा है या फिर उसका वायलेशन हो रहा है। इसके चलते ये स्कीम कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आगे इनका कहना है अनफेयर एडवांटेज। It allows the possibility for the government of the day to either extort money from big companies or victimize them for not funding the ruling party, providing an unfair advantage to the party in power. More than 75% of all electoral bonds have gone to the party which is in power at the center. तो तीसरा क्रिटिसिज्म जो इसका हो रहा है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं आपकी कुछ पार्टीज को या एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को अनफेयर एडवांटेज दे रही है, या फिर शायद एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए ही इस स्कीम को लाया गया है। इसके बारे में इनका कहना यह है कि जो भी पार्टी की सरकार चल रही है, या तो वो इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग वगैरह की ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह हैं इसकी मदद से बड़े बड़े बिजनेसमैन और बाकी लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि भैया, या फिर बड़ी जो कंपनीज हैं उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में वो उनको परेशान भी कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज निकल कर आ रही है कि इसके चलते जो भी पार्टी पावर में बैठी है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। और क्रिटिक्स जो है इस बात को, इस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ में अंडरलाइन करते हैं कि जब से ये स्कीम चालू हुई है, इसके चलते जो भी टोटल फंडिंग की गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें से 75% फंडिंग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से उस पॉलिटिकल पार्टी की हुई है जिसकी केंद्र में अभी सरकार है, मतलब बीजेपी। तो इन लोगों का कहना यह है कि केंद्र में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, इस 2017 से जब से ये स्कीम आई है और इसकी मदद से जितनी फंडिंग हुई है उसका लगभग 75% जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड हुआ है। तो हमारा जो ये क्रिटिसिज्म है कि भैया जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज ले जाती है, ये वैलिडेट होता है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म है इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर। ये कुछ स्कीम्स वगैरह हैं। आगे ये लोग कहते हैं कि एक नेक्सस बन सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन्स अप अनदर रूट फॉर टू फर्दर द अनहोली नेक्सस बिटवीन कॉर्पोरेट हाउस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो क्रिटिसिज्म है अनफेयर एडवांटेज का, इसी को आगे ले जाते ये लोग कहते हैं कि अनफेयर एडवांटेज के केस में तो आप कंपनीज को मजबूर कर रहे हो, या फिर आप उनको जो है सता रहे हो और उसके डरा रहे हो, धमका रहे हो, और उसकी मदद से आप ये सारा का सारा पैसा ले रहे हो। मगर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसमें जो बैठे हुए मंत्री और मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं, वो और कंपनीज आपस में एक नेक्सस बना लें कि अभी हम इलेक्शन में आपकी फंडिंग कर देते हैं, बाद में आप ऐसी स्कीम्स या ऐसी तरीके की चीजें लेकर आना जिससे हमारा भला हो या फिर हमारा फायदा हो, आपके टेंडर्स वगैरह हमें दिलवा देना, वगैरह वगैरह। तो एक नेक्सस भी बन सकता है कि भाई तुम जो है यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, या इस तरीके की परिस्थिति बन जाएगी कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते इस पूरे के पूरे एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया है कि इसके चलते कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स के बीच में एक अनहोली नेक्सस बन सकता है और इसका भी जो है नुकसान हो सकता है। अगला है कैप ऑन डोनेशंस। Before the electoral bond scheme was announced, there was a cap on how much a company could donate to political parties. That is 7.5% of the average net profits of a company in the preceding 3 years. However, the government amended the Companies Act to remove this limit, opening the doors टू अनलिमिटेड फंडिंग बाय कॉर्पोरेट्स। मतलब ये कि जब तक ये स्कीम नहीं आई थी कॉर्पोरेट, ये जो आपका पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम नहीं आई थी, इसके पहले एक नियम था या फिर एक कैप लगी हुई थी कि कोई कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को मैक्स टू मैक्स कितना डोनेशन या कितना चंदा दे सकती है। और वो आपका जो कैप थी वो था 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 years। मतलब जिस साल ये चंदा दिया जा रहा है उस साल के पहले के जो 3 साल गए हैं कंपनी के, उसमें उसका जो भी प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट का 7.5% मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2023 चल रहा है और 2023 में आप
जो है फंडिंग वगैरह करना चाहते हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले की व्यवस्था ये थी कि 2023 के पहले जो 2022 गया है, 2021 गया है और 2020 गया है, इन 3 सालों में आपका जो भी प्रॉफिट का एवरेज निकल कर आता है, आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपके एवरेज प्रॉफिट का मैक्स टू मैक्स 7.5%, उससे ज्यादा डोनेशन आप 2023 में नहीं दे सकते थे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ना होती, उसके पहले की व्यवस्था लागू होती। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आने के पहले का यह सिस्टम बना हुआ था। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाने के बाद में सरकार ने कंपनीज एक्ट करके जो एक्ट था जिसमें यह प्रावधान डला हुआ था, इसको चेंज कर दिया और ये कैप या फिर ये जो लिमिट थी इसको हटा दिया। अब उन्होंने बोला कि अब ये लिमिट या फिर ये कैप कुछ नहीं है, अब जितना चाहो आप उतना फंडिंग कर सकते हो। अब यहां से बड़ी एक आप कह सकते हैं ये खतरनाक या फिर एक अलार्मिंग बात है कि एक अनलिमिटेड फंडिंग जो है उसके दरवाजे यहां से खुल जाते हैं। इनफैक्ट इसके बारे में एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है कि ऐसी कंपनियां जो नुकसान में चल रही हैं, ऐसी कंपनियां जो नुकसान में है, लॉस मेकिंग है, या फिर जो शेल कंपनीज हैं जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर एक कमरे में उन्होंने जो है अपनी कंपनी खोल रखी है सो कॉल्ड और उसमें प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी कंपनियां भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती हैं। अब यहां पे ये एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब पहले की व्यवस्था ये थी कि भैया तुम्हें अगर डोनेशन करना है तो जिस साल तुम डोनेशन कर रहे हो उसके पहले के 3 साल में, अगर पहली बात तो ये कि तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो फिर तो और दूसरे सवाल उठेंगे कि नुकसान हो रहा है, कमाई हो नहीं रही, फिर भी जो है तुम डोनेशन कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि एक तो पहले 3 सालों में जो है आपकी जिस भी साल आप डोनेशन कर रहे हो उसके पहले के जो प्रीसीडिंग 3 साल गए उनमें प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 7.5%, इससे ज्यादा डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं दे सकते। अब यहां पे आपने क्या बोला कि ये सारी जो चीज है सब खत्म करो, कुछ लागू नहीं होता, ये कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान था इसको आपने बंद कर दिया। अब व्यवस्था क्या हो गई है, अब जितना चाहो उतना डोनेशन करो। चलो अब रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो समझ में आती हैं, जितना चाहे उतना अनलिमिटेड डोनेशन वो कर दें तो वो भी पल्ले पड़ती है बात आपको। मगर यहां पर शेल कंपनीज, यानी कि जो एग्जिस्ट या तो सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट करती हैं या इनका कोई खास वजूद या अस्तित्व नहीं है, वो भी हजारों करोड़ों के बॉन्ड्स खरीद सकती हैं और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से वो कंपनीज जो नुकसान में है, जिनके प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जो मतलब जिनके अपने जेब से पैसे लग रहे हैं और अभी कोई मुनाफा या कमाई नहीं हो रही, जिनके प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, वो कंपनीज भी जो है आपका डोनेशन वगैरह दे रही हैं या दे सकने की स्थिति में आ गई हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आने के बाद। ये जो सब जब से 7.5% का प्रोविजन हटाया है, ये बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है। इसके चलते अच्छा खासा करप्शन हो रहा है। ये भी हो सकता है कि शेल कंपनीज को बनाया इसीलिए जाए ताकि ब्लैक मनी का जो पैसा है उसकी उसकी मदद से जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उससे आप फंडिंग वगैरह कर दो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। 10 तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये एक बड़ा फेयर या फिर एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसके बेसिस पर जो है ये पूरी की पूरी स्कीम को कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगली चीज आती है ओपेसिटी। अंडर सेक्शन 13A of the IT Act, companies contributing through electoral bond will not even be required to keep records of such donation. The Representation of People Act has been amended to exempt parties to inform Election Commission of any amount received above rupees 2000 if made through electoral bond, thus resulting in complete financial opacity. अब ये भी एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन होता है 13 है, उसमें आपने जो है ये बोल दिया है कि अब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कुछ पैसा वैसा अगर सबमिट अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हो तो उसका कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देखिए, इस बात को समझिएगा, ये जो इसके पहले वाला पॉइंट था कि अगर आप लॉस मेकिंग हो या फिर अगर आप शेल कंपनी हो तो, और ऐसी कंडीशन में अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो डोनेशन करने के बाद भी कम से कम आपसे सवाल तो पूछा जा सकता था कि भैया जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तुमने डोनेशन कहां से कर दिया। ये एक बड़ा फेयर पॉइंट बनता है कि जब आपके पास में पैसा है ही नहीं, आप नुकसान में चल रहे हो या आपने एक कमरे की कंपनी खोल रखी है और उसमें कोई प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, तो तुमने हजारों करोड़ों का या फिर लाखों का डोनेशन कर कैसे दिया, ये एक सवाल पूछा जा सकता था। अब इसका तोड़ इन लोगों ने ये निकाल दिया, इन्होंने उठा के IT एक्ट को जो है अमेंड कर दिया और उसमें यह बोल दिया कि आप चाहे लॉस मेकिंग हो, चाहे पैसे कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से अपनी क्षमता से ज्यादा फंडिंग करी है तो भी उस फंडिंग का कोई हिसाब किताब अब रखने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत में आपसे उसका हिसाब किताब नहीं मांगा जा सकता। एक तो ये अपने आप में एक फिर क्वेश्चन उठाता है कि इस तरीके का प्रावधान डालने का क्या मतलब है। ये कहीं ना कहीं करप्शन की तरफ इशारा करता है कि इसके बेसिस पे हो सकता है करप्शन, या फिर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इसलिए किया गया है कि ऐसे करप्शन को अगर किया भी जाए तो इसका हिसाब किताब रखने को की अगर बाध्यता खत्म कर दी जाए तो फिर आपको कोई अक्यूज ना कर सके। दूसरा पॉइंट इसी में आ गया कि इलेक्शन
कमीशन आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो है एक चेंज ये किया गया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से मिलता है तो फिर उसे इलेक्शन कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है कि उसे ये पैसा किसने दिया और इस तरीके की चीज है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन डाला गया है कि अगर 2000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से अगर दिया गया है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देने की जरूरत नहीं है, उनको कितना पैसा मिला है कितना पैसा नहीं मिला। इसके चलते कंप्लीट ओपेसिटी की स्थिति बन जाती है, पूरी तरीके से एक ओपेक परिस्थिति क्रिएट हो जाती है। और यहां पे फिर एक आप जो इसके पहले के जो 2 पॉइंट्स हैं कि आपका एक नेक्सस बना हुआ है या फिर आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो, ये दोनों पॉइंट्स काफी हद तक जो है फिर आपके दिमाग में एक बेल बजाते हैं कि यार हो ना हो बात अल्टीमेटली जाके वहां पर जुड़ तो रही है। तो ये एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है। प्लस फॉरेन फंड्स, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 हैज बीन अमेंडेड टू exempt from scrutiny foreign funds received by political parties with retrospective effect from 1976। मतलब यह कि अगर बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या बाहर बैठी हुई कोई कंपनी या बाहर बैठी हुई कोई संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसको भी जो है आपने फॉरेन फंड की स्क्रूटिनी से, फॉरेन फंड्स की स्क्रूटिनी से हटा दिया है। मतलब यह है कि जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के कानून के तहत में अगर बाहर से कोई आपको चंदा देता है, बाहर से अगर आप पैसा लेकर आते हो, एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा पैसा है या फिर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा चंदा वगैरह दिया जा रहा है तो फिर उसकी जांच होती है और उसकी जांच वगैरह होगी और उस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को 2010 का जो कानून है इसको अमेंड कर दिया है और यह बोला है कि अगर कोई बाहर बैठी हुई कंपनी अगर हमें फंड वगैरह देती है तो उसका जो है, और अगर वो फंड आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जाता है तो उसका फिर कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। और ये बात अभी से लागू नहीं होगी, ये 1976 से लागू होगी, यानी कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव में भी किसी ने अगर हमको चंदा वंदा दिया है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन हम आपको नहीं करने देंगे। अब ये क्लियर कट दिख रहा है यहां पे कि भैया यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। अगर तुम ये बोल रहे हो कि अगर हमको कोई चंदा देता है, कोई बाहर बैठी हुई संस्था या कंपनी हमें चंदा दे रही है आज की तारीख में और हमने कानून पास कर दिया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत में आप उसको जो है चेक नहीं कर सकते, चलो एक बार को समझ में आती है, मगर 1976 से जिसने हमें आज तक चंदा दिया हम तुम्हें कुछ चेक नहीं करने देंगे, ये बात क्लियर कट दिखा रही है यहाँ पे दाल में कुछ बहुत ज्यादा जो है काला है। तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसके बेसिस पे एक फीलिंग है मुझे कि कोर्ट या तो फटकार लगाएगी या फिर कम से कम ये प्रोविजन जो है आगे आने वाले वक्त में जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास से पूरा मुकदमा जाएगा ये तो शायद स्ट्रक डाउन होगा, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये सारे आपके क्रिटिसिज्म्स वगैरह हैं और इन सब के चलते अल्टीमेटली कोई अपनी जेब से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा तो इस तरीके से देगा नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ब्लैक मनी जो है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू अंदर फ्लश किया जा रहा है, ब्लैक मनी जो है उसकी मदद से फंडिंग हो रही है। द अमेंडेड कंपनीज एक्ट अलाउ एनी फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया टू मेक कंट्रीब्यूशंस थ्रू बॉन्ड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पाइट डाउट अबाउट हु और वेयर इट्स रियल ओनर्स आर। अब बताइए, अमेंडेड एक्ट यानी कि जो कंपनीज एक्ट है जिसके चलते कंपनियों को मैनेज किया जाता है, इसमें एक और अमेंडमेंट यह किया गया है कि कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है तो वो भी अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वो डोनेशन देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू तो वो भी जो है ये काम कर सकती है और आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि उसके एक्चुअल ओनर्स कौन है। यानी कि अगर लेट्स से एक कंपनी है XYZ, वो बाहर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है और वो इंडिया में आके अपना ऑफिस बनाती है और यहाँ पे काम करना शुरू करती है, अब XYZ का असली मालिक कौन है, शेयर होल्डर कौन है वगैरह वगैरह इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। या चाइना की कोई कंपनी है लेट्स से यहाँ पे आके इस तरीके से वो काम कर रही है, अब चाइना में उसके असली मालिक कौन है किसी को कुछ नहीं पता या ज्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके रियल ओनर्स कौन है इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब उसने भी अगर इंडिया में ऑफिस डाल दिया और वो भी अगर इनको डोनेशन वगैरह देती है तो कंपनीज एक्ट में ये अलाउ किया गया है कि इस तरीके की फॉरेन कंपनीज जो हैं वो भी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कर सकती हैं। द इलेक्शन कमीशन एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had in 2017 advised against the issuance of electoral bond as a mode for donation to political parties, and having said that इन सारी चीजों को अगर एक तरफ रखा जाए तो ये इशू जब उठा था, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी तो जिन जिन आपके स्टेक होल्डर से सवाल पूछा गया था कि ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उन्होंने भी क्लियर कट एडवाइस दी थी कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन का मोड अगर आप ना खोलो तो ही बेहतर रहेगा। 2017 में उन्होंने इस बात को जो है कह दिया था, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था। तो ये सारी की सारी बातें जो है
हुई थी, और इन सारी बातों के चलते जो है क्रिटिसिज्म वगैरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी स्कीम का हो रहा है। तो हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम पढ़ ली, इसमें क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों बनी हुई, इन सारी बातों को देख लिया। अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। चलिए देखते हैं सर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम हम लोगों ने डिटेल में देख ली। ये न्यूज़ क्यों खबरों में बनी हुई है उस पर भी हमने बात कर ली। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, कब आए थे, किन बातों के बेसिस पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, एंड किन बातों को ध्यान में रखकर इनको लाया गया था, सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसको इसकी मदद से किन पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन दे सकते हैं। तो दो फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड हैं, और लास्ट जो भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था या जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसमें उस पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें कम से कम उसको अगर 1% लोगों ने वोट किया है, तब आप उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो एक तो ये दो फैक्ट्स अपने को याद रखना है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप खरीद सकते हो तो इसको किस तरीके से खरीदा जा सकता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड किस मल्टीपल में आता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में आता है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गई, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, या इस तरीके के जो दूसरे एग्जाम्स हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको किस किस तरीके कितने के मल्टीपल में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कि कितने तरीकों से आ सकता है, खरीदा जा सकता है। चेक की मदद से खरीद सकते हो या डिजिटल मैकेनिज्म की मदद से खरीद सकते हो। कैश अलाउड नहीं है, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई कैश की मदद से आप खरीद सकते हैं या नहीं, या कितने तरीके हैं जिससे खरीदा जा सकता है, और फिर इसमें सारे ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं और पता करना हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कैश वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, चेक या डिजिटल मैकेनिज्म जो है इसकी मदद से आप दे सकते हो। इसके बाद में फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर मिलता भी है पैसा, तो कितने दिनों में इनकैश कराया जा सकता है। लिमिट 15 दिन की है, याद रखना पड़ेगा। अगर वहां पे 1 महीना लिखा हुआ आ गया या 1 हफ्ता लिखा हुआ आ गया, 6 महीने या फिर 1 साल अगर लिखा हुआ आ गया, तो वो सब गलत हो जाएगा। लिमिट 15 दिनों की है, ये याद रखना है। इसी तरीके से कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको साल भर देखने के लिए या खरीदने के लिए अवेलेबल है, या 6 महीने अवेलेबल है, या कब अवेलेबल है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में एक स्पेसिफिक विंडो होती है, एक स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम में इलेक्शन के पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आपको अवेलेबल होता है, उसके बाद में नहीं मिलता। अगला आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बजट में ये स्कीम अनाउंस की गई थी और उसके बाद में इसको लेकर आया गया था। अब इसके बाद में मेंस के सवाल में बन सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के पीछे की वजह क्या थी। तो लॉजिक्स अपने को याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी और इजीली फंडिंग हो सके, इसके लिए इसको लाया गया था। अब क्रिटिसिज्म किस किस बात पर है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। एनोनिमिटी, प्राइवेसी, दो बातें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको लेके क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है। देन अनफेयर एडवांटेज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, और ये आप कोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो डाटा इलेक्शन कमीशन के ही निकाले हुए हैं, या फिर पब्लिक में ये डाटा आया हुआ है कि 75% से ज्यादा फंडिंग जो, या 75% के आसपास फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को हुई है। इसके बाद में नेक्सस, कैप ऑन डोनेशन का ये पूरा मेथड, इस पे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये शेल कंपनीज और लॉस मेकिंग कंपनीज को भी डोनेशन देने की एलिजिबिलिटी मिल गई है, और इससे ब्लैक मनी जो है वो पंप किया जा सकता है। ओपेक है पूरा का पूरा मेथड, फॉरेन फंडिंग आ सकती है ये, और एफसीआरए का को जो है आप बॉयकॉट कर, एफसीआरए जो है उसमें भी आपने कई सारी लूप होल्स बना दी हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन ना किया जा सके, और 1976 की रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है डोनेशंस वगैरह को आप चेक नहीं कर सकते बाहर से आए हुए। ये सारे पॉइंट हो गए। ब्लैक मनी का पूरा मुद्दा हो गया, इसको आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करके लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के क्रिटिसिज्म में कुछ लिखना है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाओं के नाम याद रखने हैं कि 2017 में जब ये स्कीम आ रही थी तब इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मोड ऑफ डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विरोध किया था। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपन मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चले अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब इसको देखते हैं।